Hi everyone, a very good evening to all of you. Welcome back to our Literary Scholars Academy YouTube चैनल विद डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है, एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद कभी भी हो सकते हैं। आप अपने जो लोग अभी भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए हैं वो लोग भी बिल्कुल लग जाएं, तैयारी करें। और आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप कॉपी पेन लेके बैठ के आप एक एक चीज़ें नोट करते जाएं। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इसमें लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। इस क्लास को देखने के बाद आपको फिर दूसरी क्लास की देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी क्लास को, ना ही आपको किसी दूसरे कंटेंट को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कराता हूँ। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर डेली एग्ज़ाम ओरिएंटेड फ्री आपको टेस्ट सीरीज़ दिए जाते हैं। इसके अलावा आप जो भी मेरे पिछले जो भी सोनेट के जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है सोनेट नंबर 2, सोनेट सेकंड है। सोनेट सेकंड जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और जैसा कि मैंने आपको अपने सोनेट सीरीज़ में इसके अलावा कई सारे सोनेट प्लेलिस्ट में वहाँ पर अवेलेबल है, मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो बाकी के सोनेट भी आप देख लीजिए। सोनेट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, सोनेट क्या है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहता हूँ। सोनेट बेसिकली होता है क्या है, ये 14 लाइन का एक पोयम होता है। सोनेट जो होती है 14 लाइन की, 14 पंक्तियों की होती है। ये हमारा शेक्सपियरियन सोनेट है, जिसे इंग्लिश सोनेट कहते हैं, जिसमें 3 क्वार्टेन होते हैं और एक कपलेट होता है। 3 क्वार्टेन जो होते हैं, यानी एक क्वार्टेन जो होता है वो स्टैंजा 4 लाइन का होता है। इस तरह से 12 लाइन होते हैं 3 क्वार्टेन में, और एक कपलेट होता है जो 2 लाइन का होता है। ये इंग्लिश सोनेट है। और एक होता है इसके अलावा पेट्रार्कन सोनेट, जिसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट होते हैं, जिसको मिल्टन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इस सोनेट की। तो ये सोनेट जो हमारा है, जो भी इनके सोनेट हैं, विलियम शेक्सपियर हु वाज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट एंड सोनेट राइटर, he had composed 154 sonnet sequence, as you know. 154 सोनेट सीक्वेंस इन्होंने लिखा हुआ है, जिसमें इन्होंने जो डेडिकेट किया है फ्रॉम 1 to 126 इन्होंने अपने फेयर यूथ फ्रेंड के लिए किया है। बाकी 127 से 152 तक इन्होंने डार्क लेडी के लिए किया है, और 2 सोनेट जो है वो लॉर्ड कीपिट के लिए किया है। तो 1 to 17 जो इनका सोनेट है, उसका थीम जो होता है प्रोक्रिएशन थीम है, जिसमें से ये आपका सोनेट नंबर सेकंड भी है। यानी कि इसका जो थीम होगा वो क्या होगा, वो प्रोक्रिएशन थीम होगा। सबसे पहला आपने यही जान लिया, सोनेट 2 का जो थीम होगा प्रोक्रिएशन थीम होगा। ये इसके पहले का सोनेट 1 भी मैंने आपको वीडियो दे दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और देखते हैं इसमें थीम में इसके क्या क्या हैं। थीम, ये जितने भी इनके सोनेट आए थे, जो आपको मैं बताया, जो इम्पोर्टेंट सोनेट जो होंगे वो मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट सोनेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपकी TGT PGT झारखंड का देते हैं, बिहार का देते हैं, यूपी का देते हैं, कहीं भी आपको कहीं भी अगर आपको किसी भी स्टेट का PGT या TGT एग्ज़ाम देना है तो ये जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा इसमें सफिशियंट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सोनेट जो इनका हुआ था 1609 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1609 में पब्लिश हुआ था, बाय टॉमस थ्रॉप। ओके, चलें थीम की बात करते हैं। तो जो इनका थीम है, पहला इसमें प्रोक्रिएशन थीम है, बेसिकली ये इनका थीम है। और इसमें दिखाया गया है ब्यूटी, मोर्टैलिटी, जेलसी, इनफिडेलिटी, द पैसेज ऑफ टाइम, इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। 2 चीज़ें ये हो गई इंपॉर्टेंट, पैसेज ऑफ टाइम, इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम, यंग एज एंड लव। ये जो है इनके सोनेट का ये थीम है। और बात करते हैं टोन की, तो जो इनका टोन है, इस टोन में क्या है आप देखेंगे, आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट टोन है। और इसमें इमेज कई सारे यूज किए गए हैं। इमेज के बारे में भी अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें क्या क्या इमेज दिखाया जा रहा है इमेजेस के बारे में। तो इमेजेस में आप देखते हैं इसमें विंटर्स का आएगा इमेज। पहले लाइन में आप देखते हैं यहाँ पे विंटर्स है, तो इसमें विंटर का इमेज होगा।
और इसके अलावा ब्रो, देखिए ब्रो का इमेज है इसमें, ठीक है। इसके अलावा ट्रीजर का है इमेज इसमें, ट्रीजर भी इसमें दिया हुआ है, ट्रीजर है। ट्रीजर के अलावा डीप संकन आइज है, चाइल्ड है और ब्लड है, ये सब इसके इमेजेस हैं। तो सोनेट की शुरुआत करते हैं हम। सोनेट हमारा पहला जो है व्हेन, इसका आप देखते हैं सोनेट जो शेक्सपियर के होते हैं, कोई भी सोनेट हो, उनका जो पहला लाइन होता है वो उस सोनेट का पहला टाइटल नेम होता है, ठीक है। और आपको थीम भी आपको उसमें दिख जाता है, पहले क्वार्टरन में एंड कपलेट में, ठीक है। शुरुआत करते हैं, देखते हैं। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी हिंदी में। बिल्कुल आप क्लास पे बने रहिए और देखते रहिए कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। व्हेन 40 विंटर्स शैल बिसीज दाई ब्रो, व्हेन से देखिए शुरुआत करते हैं, यहाँ से आर्गूमेंट से ही शुरू है, ये आपका आर्गूमेंट ही शुरू हो गया स्टार्टिंग से ही। व्हेन 40 विंटर्स शैल बिसीज दाई ब्रो, यहाँ पर विंटर्स क्या है, विंटर यहाँ पे किसी ऋतु की बात नहीं कर रहा है, किसी मौसम की बात नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे इन्होंने साइनोग्राफी की फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया हुआ है और इसमें जो है यूफ्यूज भी दिखाया गया है। तो व्हेन 40 में 40 है ना, 40 जो है ये क्या हो गया, ये विंटर्स ना कह के ये क्या हो रहा है, ये ईयर्स की बात कर रहा है, 40 ईयर्स की बात कर रहा है, ओके। तो व्हेन 40 विंटर्स यानी जब 40 साल, शैल बिसीज का मतलब है ना घेर लेना, है ना। जैसे आर्मी होती है, सेना जो होती है वो किसी का घेराव कर लेती है, यानी कि अनविलिंगली किसी को क्या कर लेना, किसी पर कब्जा कर लेना। इस तरह से एज भी होता है क्या, इंसान पर कब्जा कर लेता है। इंसान ये नहीं चाहता कि उसकी एज आगे बढ़े, बट एज क्या होता है, टाइम जो होता है ना, पैसेज ऑफ टाइम इसमें दिखाया गया है। तो पैसेज ऑफ टाइम जो होता है, टाइम बहुत ही पावरफुल होता है, वो कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, वो अनकंट्रोल होता है। तो यहाँ पर एक तरह से देख सकते हैं, बिसीज का मतलब घेराव करना, घेरा करना यानी कि कब्जा करना। तो यानी कि जब 40 साल क्या हो जाएंगे, अनविलिंगली डाई ब्रो माने तुम्हारे माथे पर, है ना, फोरहेड पर। ब्रो का यहाँ पर सिंबल क्या दिखाया जा रहा है इसमें, यहाँ पे फोरहेड की बात कर रहा है, यानी माथे की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें इस तरह से आपने देखा, यहाँ पर विंटर्स जो बताया गया और ये जो ब्रो दिखाया गया, ये दोनों वर्ड जो है क्या कर रहे हैं, साइनोग्राफी यहाँ से जो है इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या इसमें किया गया है, साइनोग्राफी किया गया है। तो यानी कह रहे हैं कि जब 40 वर्ष तुम्हारे बीत जाएंगे, है ना, यानी तुम्हारे तो क्या होगा, तो 40 वर्ष जब बीतेंगे तो तुम्हारे माथे पर वो 40 वर्ष यानी 40 साल के समय जो है वो दिखाई देंगे। बिसीज माने तुम उस पर क्या हो जाएंगे, उस पर असर अपना शुरू कर देंगे, है ना। पूरी तरह से 40 साल तुम्हारे माथे पर कब्जा कर लेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, एंड डिग डीप ट्रेंचेस, इसके बाद क्या होगा, तो डिग मीन्स गहरा, डिग बने है ना, डिग डीप यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, गहरा। ट्रेंचेस मीन्स होता है ना यहाँ पर जो अनइवन सरफेस होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, झुर्रियों की बात कर रहा है ना, रेखाओं की बात कर रहा है। जैसे जब इंसान की एज बढ़ती है तो उस पर झुर्रियाँ आ जाती, रिंकल्स आ जाती हैं। तो यहाँ ट्रेंचेस क्या है, यहाँ पर ट्रेंचेस जैसे आप देखते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे फील्ड का सीन दिखाया जा रहा है, यहाँ पे फील्ड भी कहा गया है, ब्यूटीज़ फील्ड, है ना, एंड डिग डीप ट्रेंचेस इन दाई ब्यूटीज़ फील्ड। ब्यूटीज़ फील्ड यहाँ क्या है, ब्यूटी मीन्स यहाँ पर खूबसूरती की बात कर रहा है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर यंग एज की बात कर रहा है, यहाँ पर यूथ की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना, तो यूथनेस की बात कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हुआ, एंड डिग डीप ट्रेंचेस इन दाई ब्यूटीज फील्ड, और जो तुम्हारी तुम्हारी खूबसूरती है, यानी खूबसूरती की खेती, अर्थात जो तुम्हारी खूबसूरती है उस पर क्या हो जाएगा, गहरी जो है खाई, ट्रेंचेस मीन्स खाई यानी कि गड्ढे, यानी कि झुर्रियाँ, और तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी खूबसूरती पर गहरे खाई या झुर्रियाँ दिखाई देने लगेंगी। तो आपने देखा, अब इस 2 लाइन में इसकी बात करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ किए गए हैं। तो एक तरह से यहाँ पर दाई ब्रो, इसमें जो विंटर शैल बिसीज, तो यहाँ पर ये क्या दिखाया गया है, पहला तो आपका हो गया यूफ्यूज़म दिखाया गया है इसमें, है ना, यूफ्यूज़म हो गया। इसके अलावा आपका मेटाफर भी होता है यहाँ पे, है ना, मेटाफर हो गया, यूफ्यूज़म हो गया, और ये 2 आपके लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज किए गए हैं। फिर से देखते हैं, व्हेन 40 विंटर शैल बिसीज दाई ब्रो एंड डिग डीप ट्रेंचेस इन दाई ब्यूटी फील्ड, जब 40 साल का वर्ष बीत जाएगा और वो 40 साल तुम्हारे माथे पर पूरी तरह से उसका असर दिखाई देने लगेंगे, और तुम्हारी खूबसूरती यानी खूबसूरत चेहरे पर क्या हो जाएंगे, झुर्रियों का असर दिखाई देने लगेगा।
तो द यूथ प्राउड लाइवरी, फिर क्या होगा, द यूथ प्राउड, यूथ में यहाँ पे क्या है, ब्यूटी यानी खूबसूरती। तो जो तुम्हारी खूबसूरती है, जो तुम्हारी ब्यूटी है, लाइवरी, लाइवरी में होता है यहाँ पर ड्रेस यानी कि पोशाक। तो क्या होगा, जो आज तुम्हारी खूबसूरती की यानी तो जवानी की जो पोशाक है, सो गेज्ड ऑन नाउ, जिसे कि लोग सो गेज्ड, गेज्ड मान से घूरना, गेज मीन्स घूरना यानी कि देखना, ध्यान लगा करके, टकटकी लगा कर देखना। ऑन नाउ, नाउ मीन्स अब, यानी कि अब आज के समय में, प्रेजेंट में जो लोग तुम्हें, तुम्हारी खूबसूरती को बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से लोग देखते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं, यानी जिस रास्ते से तुम निकलते हो तो लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हें घूरते हैं, तुम्हारे ऊपर नज़रें अपनी डालते हैं, वही लोग फिर क्या हो जाएगा, अभी तो लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अभी तुम्हारी जवानी है। लेकिन जब 40 साल का वक्त गुजर जाएगा और जब वक्त क्या करेगा, तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती को छीन लेगा, डीप डीप ट्रेंचेस हो जाएंगे और तुम्हारे ब्रो पर, तुम्हारे फोरहेड पर व्रिंकल्स आ जाएंगे 40 ईयर्स के, तो ये तुम्हारी खूबसूरती विल बी अ टैटर्ड वीट ऑफ स्मॉल वर्थ हेल्ड। फिर क्या होगा, विल बी अ टैटर्ड मीन्स होता है ना फटा पुराना, ठीक है। वीड मीन्स हो रहा है, वीड मीन्स यहाँ पर क्या होगा, अनवांटेड प्लांट। तो फिर तुम्हारा जो खूबसूरती है ना, ये तुम्हारी जवानी है, बिल्कुल क्या हो जाएगी, टैटर्ड हो जाएगी, फटी पुरानी पे पोशाक की तरह हो जाएगी, फटी पुरानी, और यहाँ पर अनवांटेड एक प्लांट की तरह हो जाएगी, जिसे कोई चाहता ना हो, ऐसा प्लांट जिसे कोई ना चाहे, यानी तुम्हारी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लोग उसे फिर नहीं देखेंगे, लोग उसे फिर पसंद नहीं करेंगे। विल बी अ टैटर्ड वीड ऑफ स्मॉल वर्थ हेल्ड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका ये पूरा एक क्वार्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपने देखा, इसमें रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाया गया है, यूफिज्म दिखाया गया है, और इसमें जो है आप देखते हैं यहाँ पर प्राउड लाइवरी, ये जो है लाइन, इसमें आपका पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर द यूथ प्राउड लाइवरी, इसमें जो है आपका कैजुरा भी यूज किया गया है, ठीक है। तो आपने देखा इसमें लिटरेरी डिवाइस इसके क्या क्या हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा क्वाट्रेन है, ठीक है, इस क्वाट्रेन को शुरू करने से पहले ऊपर के लाइन में पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। जैसा कि शेक्सपियर का जो भी सोनेट होता है उसकी राइमिंग स्कीम होती है AB CD EF एंड GG। तो आपने देखा यहाँ ब्रो है, ये आपका ए हो गया, और इसके बाद लाइन फर्स्ट में ब्रो हो गया, ये आपका ए हो गया, एंड फिर लाइन नंबर 3 में, इसमें थर्ड में क्या हुआ है, यहाँ पर नाउ है, ये भी आपका ए हो गया, एंड फील्ड हो गया ये आपका लाइन नंबर 2, एंड ये आपका हो गया लाइन नंबर 4, ये आपका बी हो गया। तो ए बी हो गया, ये आपका 4 लाइन का ये आपका पहला आपका ये क्वार्टेन कंप्लीट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं आपका सेकंड जो स्टैंजा शुरू होता है, सेकंड क्वार्टेन। देन बीइंग आस्क्ड वेयर ऑल दाई ब्यूटी लाइज, तब क्या होगा, जब 40 वर्ष का समय बीत जाएगा और जवानी तुम्हारी खत्म होने लगेगी, बुढ़ापे का असर आने लगेगा, आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आज लोग तो आपकी खूबसूरती को, आपकी ब्यूटी को देख करके लोग इम्प्रेस होते हैं, लोग देखते रहते हैं। धीरे धीरे जब एक वक्त आएगा कि लोग उसके तरफ मुतासिर नहीं होंगे, कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी ध्यान नहीं देगा, फिर क्या होगा, देन बीइंग आस्क्ड, तब क्या होगा, देन बीइंग आस्क्ड, तब तुमसे लोग पूछेंगे, है ना, बीइंग आस्क्ड, अरे मेरे दोस्त, तब तुमसे लोग पूछेंगे, क्या पूछेंगे, तुमसे लोग सवाल करेंगे, वेयर ऑल दाई ब्यूटीज लाइज, कि अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे फेयर यूथ फ्रेंड, तुमसे लोग पूछेंगे कि वेयर ऑल दाई ब्यूटी लाइज, तुम्हारी खूबसूरती अब कहाँ चली गई। एक समय ऐसा था कि लोग क्या करते थे, लोग तुम्हें देखते थे, तुम अपनी खूबसूरती, अपनी नौजवानी का दम भरते थे, और लोग तुम्हें पसंद करते थे, लोग तुम्हें चाहते थे, तुम्हारे चाहने वाले बहुत लोग थे, लेकिन तुमने अपने समय को गंवा दिया। और अगर तुमने कोई लेगेसी अपने पीछे नहीं छोड़ी, तुम क्या जवाब दोगे, देन बीइंग आस्क्ड वेयर ऑल द ब्यूटी लाइज, लोग तुमसे पूछेंगे कि बताओ अब तुम्हारी वो ब्यूटी कहाँ चली गई, कहाँ है तुम्हारी ब्यूटी, ऑल ब्यूटी लाइज। ब्यूटी मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ खूबसूरती है, यहाँ पर यंग एज की बात करेंगे, ठीक है, आपसे लोग पूछेंगे। यानी अब क्या हो रहा है, अब इसका जो है पतन हो रहा है,
ठीक है। वेयर ऑल द ट्रेजर ऑफ द लस्टी डेज, और फिर लोग तुमसे पूछेंगे वेयर मीन्स कहाँ है, ऑल द ट्रेजर ऑफ द लस्टी डेज। लस्टी डेज मीन्स सेक्सुअल डेज, है ना, जो सेक्सुअल लाइफ था उसका, उसके डेज, उस इम्पोर्टेंट डेज की बात कर रहा है, लस्टी डेज, है ना। तो तब फिर लोग तुमसे पूछेंगे ट्रेजर मीन्स क्या पे, यहाँ खजाना, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। तो लोग तुमसे यानी कि कीमती टाइम, प्रीसियस टाइम, तो लोग तुम्हें पूछेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे ट्रेजर ऑफ द दाई लस्टी डेज, दाई मीन्स योर, यानी तुम्हारे उस इम्पोर्टेंट सेक्सुअल, है ना, प्रेजेंट डेज के बारे में लोग पूछेंगे कि अब वो तुम्हारा इम्पोर्टेंट प्रीसियस डेज कहाँ चला गया, ठीक है। टू से विद इन दाइन ऑन डीप संकन आइज, तब अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है रेटोरिक यहाँ पर यूज़ किया गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है जबकि इसे क्वेश्चन पता है लेकिन इसने आंसर नहीं दिया। फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या इस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे बता रहे हैं। तब फिर कहेंगे, अब जब इससे लोग पूछेंगे, इसके दोस्त से लोग पूछेंगे तो ये जवाब कर देगा वेयर एन और सॉरी टू से विद इन दाइन ऑन डीप संकन आई। तब क्या तुम ये जवाब दोगे, टू से मीन्स ये कह के, विद इन मीन्स में, दाइन मीन्स योर, ओन मीन्स अपने, डीप संकन आइज यानी डीप मीन्स गहरी, है ना। डीप संकन आइज का मतलब यहाँ होगा गहरी और धंसी हुई आंखें, क्योंकि जब धीरे धीरे एज बीतता है तो आंखें इंसान की क्या होती है, धंसने लगती हैं, है ना। इंसान की आंखें धंसने लगती हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ जाती हैं, माथे पर झुर्रियाँ जाती हैं। तो वो कह रहा है कि तब क्या तुम ये कहोगे कि मेरी खूबसूरती मेरी गहरी धंसी हुई आंखों के अंदर है। वेयर एन ऑल ईटिंग सेम एंड थ्रिफ्टलेस प्रेस, और ऐसा करके, ऐसा कह के, ऐसा बोल के, एन ऑल ईटिंग शेम, ऑल ईटिंग सेम का मतलब क्या है ना, यहाँ पर शर्म से मर जाना। वेयर एन ऑल ईटिंग शेम एंड थ्रिफ्टलेस प्रेस, थ्रिफ्टलेस मीन्स यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पर थ्रिफ्टलेस मीन्स थ्रिफ्ट से बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, झूठ, है ना, यहाँ पे झूठी तारीफ, और तुम ऐसा झूठी तारीफ कह के तुम क्या करोगे, अपने आप को झूठी तारीफ करोगे कि हाँ हाँ मेरी खूबसूरती तो अभी भी है, लेकिन कहाँ है, ये मेरी गहरी धंसी हुई आंखों में है, यानी कि मेरी एज ने मुझे क्या किया, मेरी खूबसूरती को दबा दिया, वरना मेरी खूबसूरती तो अभी भी है। तो ऐसा कह के तुम सेटिस्फाई खुद से नहीं हो पाओगे, बल्कि क्या होगे, तुम शर्म से मर जाओगे। ओके, वेयर एन ऑल ईटिंग सेम एंड थ्रिफ्टलेस प्रेज मीन्स क्या होगा, झूठी प्रेज करके, खुद से झूठी तारीफ करके तुम क्या हो जाओगे, शर्म से मर जाओगे। हाउ मच मोर प्रेज डिजर्व दाई ब्यूटीज यूज, अब फिर आगे नेक्स्ट यहाँ पे लाइन में बोल रहा है क्या, हाउ मच मोर प्रेज डिजर्व दाई ब्यूटीज यूज, तुम्हारी खूबसूरती की चाहे कितनी भी तारीफ क्यों ना हो जाए, तुम्हारी कितनी ही तारीफ क्यों ना हो तुम्हारी खूबसूरती की, यानी तुम खूबसूरती की तारीफ तो के कितने भी काबिल क्यों ना हो, इफ़ दाउ कुडंट आंसर, यानी उस समय भी अगर तुम चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, भले तुम्हारी जवानी समाप्त हो जाए, लेकिन तुम अपने झूठी दम भरो, और चाहे तुम, हालांकि तुम चाहे कितने भी तारीफ के काबिल क्यों ना हो, हाउ मच मोर प्रेज डिजर्व दाई ब्यूटीज यूज इफ़ दाउ, लेकिन यहाँ पर शर्त क्या लगा रहा है कि इफ़ दाउ कुडस्ट आंसर, अगर तुम पॉजिटिव आंसर नहीं दे सके, अगर तुम सही जवाब नहीं दे सके, तो क्या हो जाओगे, तुम शर्म से मर जाओगे, तुम अपने आप शर्म से मर जाओगे, यानी तुम अपनी नज़रों में गिर जाओगे। और वो सही आंसर क्या होगा, पॉजिटिव आंसर क्या होगा, इस लाइन में बता रहा है आपको, आगे की लाइन में क्या कहना पड़ेगा, दिस फेयर चाइल्ड ऑफ माइन, अगर तुम्हें उस शर्म से बचना है, अगर तुम्हें अपनी ब्यूटी को बरकरार रखना है, अगर तुम्हें सोसाइटी को फेस करना है, तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा कि दिस फेयर चाइल्ड ऑफ माइंड, कि ये जो सामने बच्चा है ये मेरा है, यानी कि क्या है, आपको अपनी लेगेसी छोड़नी पड़ेगी, यानी कि यू विल हैव टू मैरी, है ना। इफ़ यू आर बिजी इन एनी लेडी लव, इफ़ यू आर बिजी इन टू एनी लेडी लव, अगर आप किसी लेडी लव में हैं तो आपको यू विल हैव टू मैरिज, है ना। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है प्रोक्रिएशन, यानी कि आपको, ठीक है, आपको अपनी जनरेशन को आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो जब आपकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, आपकी ब्यूटी आपके उस बच्चे में आ जाएगी, तो आप ये दावा कर सकते हैं, आप लोगों से कह सकते हैं कि दिस फेयर चाइल्ड ऑफ माइन, कि ये जो सामने बच्चा है वो मेरा है, यानी कि मेरी खूबसूरती इसमें है, मेरी जितनी भी क्वालिटी थी वो मेरे बच्चे में आ गई है। आप इससे देख करके मेरे यंग एज को, मेरे ओल्ड एज को, मेरे अब उस ब्यूटी को आप देख सकते हैं, आप उसे महसूस कर सकते हैं।
तो आंसर क्या होना चाहिए, कह रहा है कि दिस फेयर चाइल्ड ऑफ माइन शैल सम माई काउंट। काउंट मीन्स यहाँ पे क्या है, क्वालिटी की बात कर रहा है ना। सम का मीन्स क्या होता है ना, ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना। तो तुम्हें ये आंसर देना पड़ेगा कि दिस फेयर चाइल्ड ऑफ माइन शैल सम माई काउंट एंड मेक माई ओल्ड एक्सक्यूज। और इस तरह से जो तुम्हारे ओल्ड एक्सक्यूज होंगे वो तुम्हारे ओल्ड एक्सक्यूज बच जाएंगे। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको आंसर देना होगा तो आपको ये कहना होगा कि ये जो बच्चा है ये मेरा बच्चा है, देखो ये नतीजा मेरा खूबसूरती का है, इसे तुम देखो। और इस तरह से तुम ये बता करके अपने उस ओल्ड एक्सक्यूज़ को तुम बता सकते हो और इस तरह से अपनी खूबसूरती उसमें दिखा सकते हो। प्रूविंग हिज ब्यूटी बाय सक्सेस एंड दाइन। और इस तरह से प्रूविंग हिज ब्यूटी बाय सक्सेस एंड दाइन। और इस तरह से तुम अपनी ब्यूटी को किसमें, अपने उस बच्चे में, अपने उस जनरेशन में तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो। प्रूविंग हिज ब्यूटी बाय सक्सेस एंड दाइन। और वो बच्चा तुम्हारी ब्यूटी को क्या करेगा, प्रूव करेगा, लोगों में सिद्ध करेगा। अभी आपका क्वार्टरन पूरा हो गया। इस क्वार्टरन को देखते हैं। यहाँ आपने ऊपर देखा था ए बी, फिर यहाँ है ना ए बी के बाद सी डी हो गया। ये आपका लाइज और आइज हो गया। यहाँ पर ये सेम मैच कर रहा है ना। लाइज एंड डेज एंड प्रेज, सी डी। इसके बाद आ गया आपका ई एफ हो गया, यूज़ एक्सक्यूज़ है ना, एंड माइन दाइन, ई एफ हो गया। एंड लास्ट आपका जो बचा है वो कपलेट है। ये आपका कपलेट कितने लाइन का है, 2 लाइन का है। तो कपलेट देखते हैं इस तरह से, दिस वर टू बी न्यू मेड व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड। और इस तरह से जब तुम अपने बच्चे को देखोगे लोगों के सामने तो क्या बोलोगे, दिस वर टू बी न्यू मेड व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड। और अब बच्चे को देखोगे जब तुम बूढ़े हो जाओगे, यानी दाउ आर्ट ओल्ड, व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड है ना, व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड, जब तुम बूढ़े हो जाओगे। और जब तुम अपने बच्चों को देखोगे तो जो तुम्हारे बच्चे फिर नए होंगे तो क्या होगा, एंड सी दाई ब्लड वार्म व्हेन दाउ फीलेस्ट इट कोल्ड। यहाँ पर ब्लड का मतलब क्या है ना, ब्लड वार्म। यहाँ पर ये चीज़ आप देखें, ब्लड वार्म एंड यहाँ पर कोल्ड, ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कोल्ड जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, निगेटिव सेंस का मतलब यहाँ पर ओल्ड एज से बात हो गई है ना। बुढ़ापे का मतलब हो गया यहाँ पर बुढ़ापा, यहाँ पर अगलीनेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बता रहा है क्या कि दिस वर टू बी न्यू मेड। और इस तरह से व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो ये जो तुम्हारा बच्चा जो कि अब नया बिल्कुल होगा, जो नया, जिसकी खूबसूरती नहीं होगी, जो बिल्कुल नया बच्चा होगा, उसे तुम देख करके जब भी ये तुम अपने आप को बूढ़ा महसूस करोगे, जब भी तुम अपने आप को है ना अगली महसूस करोगे, तब जब तुम अपने बच्चों को देखोगे, इसको देख करके तुम्हारे अंदर क्या होगी, तुम्हारा खून फिर से गर्म हो जाएगा। यानी तुम फिर से है ना, तुम फिर से जो है पूरी तरह से उमंग में हो जाओगे, तुम्हारा खून गर्म हो जाएगा, यानी तुम खुश हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोल्ड का मतलब निगेटिव सेंस है, ओल्ड एज है, यहाँ पर सैडनेस की बात कर रहा है ना, यहाँ पर डिजेक्शन की बात कर रहा है। तो जब तुम डिजेक्टेड हो जाओगे, जब तुम सैड हो जाओगे अपने उस बुढ़ापे को देख करके, तब उसी समय जब तुम अपने बच्चे को देखोगे, नए बच्चे को, नए खून को देखोगे, तो तुम अपनी जवानी और अपने खूबसूरत दिनों को याद करोगे और इस तरह से तुम खुश हो जाओगे। यहाँ वार्म का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ है ना, तो तुम खुश हो जाओगे। ठीक है, और तुम अपने बुढ़ापे को भूल जाओगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इस सॉनेट में ये शेक्सपियर ये कहना चाह रहे हैं, ये प्रोक्रेशन थीम पर इन्होंने जोर दिया है। प्रोक्रेशन थीम है ये, उससे जो है उसको सजेस्ट करते हैं अपने फ्रेंड को, उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर तुम किसी से लेडी लव में तुम हो, अगर तुम इन्वॉल्व हो किसी से, तो क्या करो, तुम मैरिज करो, यू विल हैव टू मैरी, तुम्हें शादी करनी चाहिए और तुम्हें अपनी जनरेशन, अपनी लेगेसी को आगे बढ़ानी चाहिए, जिससे तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी ब्यूटी आगे कायम रहे हमेशा। ठीक है, तो अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देखते हैं इसमें क्या है। ये जो सॉनेट आपका, कोई भी सॉनेट बेसिकली होता है जो शेक्सपियर का, वो इयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। इयाम्बिक पेंटामीटर, इसमें मीटर की बात करते हैं, इसका इयाम्बिक पेंटामीटर है। और अब इसमें लिटरेरी डिवाइसेस कुछ देखते हैं, जैसे कि इंजैम्बेंट यूज किया गया है लाइन नंबर 9 में, हाउ मच प्रेज एंड चाइल्ड ऑफ माइन। ये आपकी जो लाइन नंबर 9 है, इसमें इंजैम्बेंट यूज किया गया है। जक्स्टापोजिशन यूज किया गया है लाइन नंबर 13 में एंड लाइन नंबर 3 में। जैसे लाइन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या है, यूथ्स प्राउड लाइब्रेरी, ये जो है इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। काइजुरा का यूज किया गया है। काइजुरा कहाँ पर दिया गया है, देखते हैं लाइन नंबर 3 में, दाई यूथ्स प्राइड लाइब्रेरी एंड सो गेज्ड ऑन नाउ, इसमें जो है काइजुरा यूज किया गया है। इमेजेस की बात करते हैं,
तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें इमेजेस है विंटर का है, ब्रो का है, ट्रेंचेस है, लाइब्रेरी, ट्रेजर, डीप, संकन आई, चाइल्ड एंड ब्लड, इसकी इमेजरी का यूज़ किया गया, इसकी इमेजेस हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें इतनी चीज़ों की यूज की गई है इमेजरी। नेक्स्ट बात करते हैं एलिट्रेशन की, बात करते हैं तो लाइन नंबर 4 में देखते हैं विल, वीड एंड वर्थ। ये आपका लाइन नंबर, ये जो लाइन नंबर 4 में इसमें एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। लाइन नंबर 5 में देन दाई बीइंग ब्यूटी, ये आपका एलिट्रेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं लाइन नंबर 7 में से एंड संकन है। लाइन नंबर 9 में मच मोर है। लाइन नंबर 14 में वार्म एंड वेन है। इसके अलावा कॉन्सोनेंस की बात करते हैं तो 40 लाइन नंबर 1 में आप देखते हैं 40 विंटर एंड ब्रो, कॉन्सोनेंस है इसमें, प्राउड है, गेज्ड है। एंड फिर बात करते हैं लाइन नंबर 4 में टैटर्ड, वीड एंड हेल्ड। लाइन नंबर 6 में वर, ट्रीजर। लाइन नंबर 7 में विद इन, दाइन एंड शंकन। ये आपका टीजीटी एग्ज़ाम में कभी लाइन में अगर पूछ सकता है कि इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली यही चीज़ पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आप इसमें अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के नोट्स बनाएंगे, इस पीडीएफ को आप प्रिंट निकाल करके फिर वीडियो आप देखते रहें, और वीडियो आप देखते रहें तो जहाँ जहाँ मैंने जो जो चीज़ एक्सप्लेन किया है आप उसको नोट डाउन करते रहें, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। लाइन नंबर 10 में देखते हैं आंसर एंड फेयर। लाइन नंबर 11 में एंड ब्लड, ये आपका कॉन्सोनेंस हो गया। आजोनेंस की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं लाइन नंबर 2 में आप देखते हैं डिग है, इन फील्ड। लाइन नंबर 3 में यूथ एंड प्राउड। लाइन नंबर 4 में टैटर्ड, हेल्ड। लाइन नंबर 5 में आप आस्क्ड एंड इसके अलावा ऑल है। लाइन नंबर 10 में देखते हैं इफ़ एंड दिस है। तो ये इस तरह से आप देखते हैं पूरे सोनेट आपका मैंने कंप्लीट कर दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, ताकि आप लोगों को हम अच्छी से अच्छी वीडियो देते रहें हमेशा। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है जिस पे मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ भी है, आप देख सकते हैं, आप सर्च करेंगे। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आप मुझसे डायरेक्टली आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये बिहार में जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम जो हुआ था, जिसका रिज़ल्ट आया, लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, हमारे स्टूडेंट्स हैं बिहार बीपीएससी में। टेलीग्राम का लिंक है, ये ऊपर है, आप यहाँ इस लिंक को देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 9:15 PM प्रैक्टिस होती है। 9:15 PM शुरू होता है, ये आपका प्रैक्टिस होता है, और एक 5 PM पर होती है। तो दो घंटे की मैराथन क्लासेस होती है, आपकी टेस्ट होती है, जिसे आप अटेंड कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।